Our next topic is superposition of two collinear harmonic oscillations of same frequencies. In this article, we will consider two simple harmonic oscillations, and we will take the expressions of two simple harmonic oscillations. Since we know that harmonic oscillations displacements can be represented as x equal to a cos of omega t plus theta 1, but here we are considering x1 and x2 are the two displacements of two simple harmonic oscillations. Here a1 and a2 are the respective amplitudes of both the simple harmonic oscillations. x1 and x2 are their displacements. Omega is the angular frequency, and here we are taking omega same in both the oscillations, whereas phase angle theta 1 and theta 2 are different of both of these displacement. So article name is superposition of two collinear harmonic oscillations of same frequencies. So omega is same, and collinear means they are along the same time axis, that is along the same phase axis. So we will find out the resultant of both of these displacement. x1 x2 means that both the oscillations are along the x direction, and we will see the simultaneous effect of both of these displacement. Then we will take mathematical analysis, that we will handle superposition of both x1 and x2 मैथमेटिकली. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो x1 है वो पहले हार्मोनिक ऑसिलेशंस की डिस्प्लेसमेंट, और x2 हमारे पास जो दूसरी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ऑसिलेशंस है. तो दोनों का हम सुपरपोजिशन करेंगे, मतलब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा x इक्वल टू a1 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा 1 प्लस x2 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा 2. ओमेगा दोनों का ही सेम है, a1 a2 डिफरेंट है, थीटा 1 थीटा 2 डिफरेंट है, और दोनों डिस्प्लेसमेंट को हम ऐड कर रहे हैं. तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता है कि ये cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बनता है, और cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b. तो इसको हम ओपन करेंगे, cos a cos b माइनस साइन a साइन b. तो अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में हमारे पास ये ओपन किया, और दूसरे वाला जो cos ओमेगा टी प्लस थीटा 2 है उसको भी हमने फार्मूला से ओपन किया. तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो cos ऑफ ओमेगा टी है और तीसरी टर्म में भी cos ऑफ ओमेगा टी है, तो पहली और तीसरी टर्म का जो cos ऑफ ओमेगा टी हो कॉमन अगर हम लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट में हमारे पास a1 cos ऑफ थीटा 1 बचेगा और a2 cos ऑफ थीटा 2 बचेगा. उसी तरह से जो दूसरी और चौथी टर्म है, तो दूसरी और चौथी टर्म में अगर हम देखें तो माइनस साइन ओमेगा टी दोनों में कॉमन है, तो इसलिए माइनस साइन ओमेगा टी अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास जो है बचेगा यहाँ पे a1 साइन ऑफ थीटा 1 प्लस a2 साइन ऑफ थीटा 2. तो इसलिए अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, और जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं, पहली ब्रैकेट वाली टर्म a cos ऑफ थीटा a cos ऑफ थीटा, दूसरी ब्रैकेट वाली टर्म a साइन ऑफ थीटा a साइन ऑफ थीटा. तो अगर हम ब्रैकेट वाली टर्म में इसको हम सिंपली a cos ऑफ थीटा बोल देते हैं जो पहली ब्रैकेट के अंदर टर्म है, और दूसरी वाली को हम मान लेते हैं कि ये आपका a साइन ऑफ थीटा के बराबर है. हम यहाँ पे जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि पहली ब्रैकेट वाली टर्म a cos ऑफ थीटा के बराबर है और दूसरी ब्रैकेट वाली टर्म a साइन ऑफ थीटा के बराबर है. तो अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं तो इन दोनों इक्वेशनों से हम ए और थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं.
ए और थीटा की वैल्यू भी हमारे पास ईजिली निकल जाएगी। वो कैसे निकलेगी, एक बार हम इन दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास ए निकल जाएगा। और एक बार हम दूसरी इक्वेशन से पहले को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा आ जाएगा, तो थीटा हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने ज्यूम किया है ए कॉस ऑफ थीटा ए साइन ऑफ थीटा, ए और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ए और थीटा की वैल्यू A1 थीटा 1 A2 थीटा 2 पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए इजीली हम जो है ए और थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए और थीटा यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिए हुए हैं जिनको कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो पहले ब्रैकेट वाली टर्म में हम ए कॉस ऑफ थीटा पुट करते हैं और दूसरी ब्रैकेट वाली टर्म में हम ए साइन ऑफ थीटा पुट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, जो इक्वेशन नंबर 1.16.4 है, ये हमारे पास बनेगी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ थीटा माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ थीटा। क्योंकि जो ब्रैकेट वाली टर्म है उनको हमने ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा पुट किया, तो उसको हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। और अब हमें पता है कि कॉस इसमें ए दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा, जो कि हमारे पास क्या होता है कॉस ए प्लस बी। तो इसलिए इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जब हमने x1 और x2 का लीनियर सुपरपोजिशन लिया तो हमारे पास x जो है ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आया, जो कि हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस की डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर x1 और x2 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हैं तो उनका रिजल्टेंट भी हमारे पास जो x होगा वो भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो और ये भी हमारे पास जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस की डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे ए और थीटा है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो हम कैसे फाइंड आउट करने, वो मैंने जैसा आपको बताया कि एक बार दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, और एक बार दूसरी से पहली को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उस केस में थीटा टेंजेंट थीटा आ जाएगा। और पहले वाले केस में जब हम स्क्वायर करके दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आएगा और ए हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे मैथमेटिकली करेंगे, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम राइट साइड को कर लेते हैं और उसको लेफ़्ट में ले आते हैं, और जो लेफ़्ट में है उसको राइट में कर लेते हैं। तो अगर हम लेफ़्ट साइड को करते हैं, राइट साइड को करते हैं लेफ़्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है, तो इसलिए ए स्क्वायर ही हमारे पास लेफ़्ट में आएगा, और राइट में इन दोनों का स्क्वायर करके हम जो है ऐड करेंगे। तो वही यहाँ पे किया हुआ है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जो लेफ़्ट में टर्म थी उसको हमने राइट में स्क्वायर करके ऐड कर दिया। A1 कॉस थीटा प्लस A2 कॉस थीटा 2 का स्क्वायर प्लस A1 साइन थीटा प्लस A2 साइन थीटा 2 का स्क्वायर। और फिर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे जो स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर। तो हमें पता है ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका A1 कॉस स्क्वायर थीटा बना है और A1 साइन स्क्वायर थीटा बना है, तो दोनों में A1 स्क्वायर कॉमन है। लेकिन अंदर जब हम A1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बचेगा, जो कि 1 होता है। तो इसलिए इस टर्म का और इस टर्म का हमारे पास सिर्फ A1 स्क्वायर ही बनेगा। उसी तरह से जो A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 है और A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 है, इनमें भी A2 स्क्वायर कॉमन है, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 हमारे पास वो भी 1 बचेगा। तो इसलिए इन दोनों टर्मों का हमारे पास जो है A2 का स्क्वायर बनेगा, और साथ में यहाँ पे बच जाएगा 2A1 A2 कॉस थीटा 1 थीटा 2 प्लस 2A1 A2 साइन थीटा 1 थीटा 2। अब दोनों में 2A1 A2 एक कॉमन है, तो यहाँ पे कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो अब हमें पता है कि ये आपका कॉस ऑफ A माइनस बी होता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। लेकिन अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या आएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1। लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा होता है, तो इसलिए चाहे हम इसको कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखें, चाहे हम इसको कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिखें, तो कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ता। तो इसलिए कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखने के बजाय हमने इसको कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिखा।
तो ए हमारे पास आ गया, तो उसका मतलब ए स्क्वायर हमारे पास इतना आ गया। तो थीटा टू माइनस थीटा वन को हम थीटा डैश मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर हमारे पास ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ थीटा वन हमारे पास बन जाएगा। तो थीटा डैश यहाँ पे हमने थीटा टू माइनस थीटा वन लिया हुआ है। तो इस तरह से हम जो ए की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ए स्क्वायर इसके बराबर है तो ए कितना होगा, दोनों साइड का हम अनरूट कर लेंगे तो वो हमारे पास ए आ जाएगा। और जो टेंजेंट ऑफ थीटा है वो हमारे पास इतना होगा। तो हमने क्या बोला था मैंने कि एक बार हम थीटा निकालने के लिए दूसरी इक्वेशन से पहली को डिवाइड करेंगे। तो जब हम राइट साइड को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा और ए से बटा ए, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा बनेगा और ये हमारे पास a1 साइन थीटा वन प्लस a2 साइन थीटा टू डिवाइडेड बाय a1 कॉस थीटा वन प्लस a2 कॉस थीटा टू। तो वही यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। तो टेंजेंट थीटा अगर इसके बराबर आ गया तो थीटा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो बोलता है कि हमारे पास जो सुपरपोजिशन ऑफ टू कोलिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी जिसको कि हम कर रहे हैं, तो इस केस में जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं और जो थीटा है वो हम इस इक्वेशन से यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है कि दोनों हार्मोनिक ऑसिलेशंस की जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम है, ओमेगा सेम है दोनों का, तो इसलिए दोनों इक्वेशन में हमने ओमेगा ही लिया था। और फिर हमारे पास दो स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस क्या है कि अगर हम जो दोनों वेव या दोनों ऑसिलेशंस का जो सुपरपोजिशन कर रहे हैं उसमें दोनों ही वेव अगर सेम फेज़ में है, तो दोनों ही वेव अगर सेम फेज़ में होती है तो हम क्या बोलेंगे कि पहली वेव का जो थीटा वन है और जो दूसरी वेव का फेज़ है वो थीटा टू है। तो थीटा वन इक्वल टू थीटा टू है, तो थीटा डैश हमारे पास कितना आएगा, 0, क्योंकि थीटा डैश क्या है, थीटा वन माइनस थीटा टू, और थीटा वन माइनस थीटा टू मतलब सेम है, अगर सेम फेज़ है तो उस केस में थीटा डैश 0 आएगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ए कितना बनेगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ 0 रेट पावर 1/2। लेकिन कॉस ऑफ 0 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 रेट पावर 1/2 हमारे पास यहाँ पे बचेगा। लेकिन हमें पता है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर होती है। तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर रेट पावर 1/2, तो 2 से 2 पावर कैंसिल होगी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 ही बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों वेव जिनका हम सुपरपोजिशन कर रहे हैं अगर वो दोनों ही सेम फेज़ में है तो उस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास बनेगा वो दोनों का सम बनेगा। मतलब पहली ऑसिलेशंस हमारे पास है उसका एम्पलीट्यूड प्लस दूसरी ऑसिलेशन है उसका एम्पलीट्यूड और उनका सम। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ टू ऑसिलेशंस ऑफ द सेम फेज विल बी सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड्स। जो दोनों ऑसिलेशन हैं उनका जितना जितना एम्पलीट्यूड होगा उसका सम हमारे पास जो सुपरपोजिशन करके हमारे पास ऑसिलेशन बनेगी उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। और दूसरा केस हमारे पास क्या है, जब दोनों ही वेव हमारे पास जो है अपोजिट फेज़ की हैं, मतलब उनमें अपोजिट फेज़ का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में जो फेज़ डिफरेंस है वो अगर पाई है, थीटा डैश अगर पाई है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो थीटा डैश है 0 की बजाय हम यहाँ पे पाई पुट करेंगे और कॉस ऑफ पाई -1 होता है। और इसको भी जब हम यहाँ पे करते हैं तो ये आपका a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर आएगा। तो जो बाहर पावर 1/2 है उससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास a1 माइनस a2 यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री है तो उस केस में जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो कम हो जाएगा। मतलब जो पहली वेव का एम्पलीट्यूड है माइनस जो दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है। तो ये हमारे पास जो दो केस थे स्पेशल जो मैंने बताया यहाँ पे, उसी को इस चीज़ जो डिस्कस किया गया है कि अगर सेम डायरेक्शन में दो वेव या दो ऑसिलेशन हमारे पास ट्रैवल हो रही है तो a1 और a2 उनका एम्पलीट्यूड है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 हमारे पास बनेगा। तो ऐसा केस लाइट के केस में होता है और साउंड के केस में भी होता है। जब दो लाइट वेव हमारे पास अगर सेम डायरेक्शन में और सेम फेज़ में है तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो ऐड हो जाता है, तो हमें इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा देखने को मिलती है।
तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, A1 + A2 इज़ मोर, मतलब एम्पलीट्यूड इज़ मोर, और इंटेंसिटी जो होती है वो स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड होती है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, अगर सेम फेज़ है, तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, तो इसलिए हमें लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसी तरह से साउंड के केस में भी होता है, अगर हमारे पास 2 साउंड वेव्स हैं या 2 साउंड के ऑसिलेशंस हैं, तो अगर उनके बीच में भी हमारे पास फेज़ डिफरेंस 0 है, तो उस केस में उनका एम्पलीट्यूड भी हमारे पास या लाउडनेस हमारे पास जो बढ़ जाती है। लेकिन अगर दोनों के बीच में फेज़ डिफरेंस पाई होता है, तो लाइट के केस में जो लाइट की इंटेंसिटी है वो घट जाती है, और साउंड के केस में भी हमें जो लाउडनेस है वो हमें कम मिलती है। फिर ये जो चीज़ हमने यहाँ पे पिछले आर्टिकल में की, इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी समझ सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने यहाँ पे मैथमेटिकली ली x1 और x2, उनका हमने सम किया। लेकिन अब हम जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैं वो ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे करेंगे। तो जैसा हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन से काम चलाएंगे और उससे जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को दिखाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि अगर मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है हमारे पास हो रही है, और हम जो है यहाँ पे P1 पॉइंट के ऊपर हैं, तो P1 पॉइंट से हम क्या करते थे कि प्रोजेक्शन ड्रा करते थे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे हमने P1 से प्रोजेक्शन ड्रा किए एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो हम एंगल ले लेते हैं एक्स एक्सिस और P1 OP1 का, वो एंगल हम ले लेते हैं ωt + θ1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि छोटी राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बनती है जो कि ON1P1 है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम प्रोजेक्शन अगर हमने निकालना है, तो हम प्रोजेक्शन का मतलब है कि हमने O से लेकर के N1 तक का डिस्टेंस निकालना है, जिसको कि हम x1 यहाँ पे बोलेंगे। O से लेकर के N1 तक का डिस्टेंस वो हमारे पास x1 होगा, और इस x1 को हम निकाल सकते हैं कैसे, cos ऑफ थीटा का यूज़ करके। तो हमारे पास cos ऑफ थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस हमारे पास ON1 है, जिसको कि हम x1 बोल रहे हैं। तो x1 इक्वल टू हमारे पास ON1, तो हम क्या बोलेंगे, cos ऑफ ωt + θ1 विल बी इक्वल टू ON1 मतलब x1 और डिवाइडेड बाय A1 जो कि हाइपोटेन्यूज है। तो x1 जो कि ON1 है वो हमारे पास बेस हो गया, और OP1 हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब x अपॉन A1। लेकिन थीटा यहाँ पे है ωt + θ1, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, A1 cos ऑफ ωt + θ1 विल बी इक्वल टू x1। लेकिन वो क्या होता है, वो पहली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस का एक्सप्रेशन होता है, जो हमने पिछले आर्टिकल में भी यहाँ पे लिया था। x1 इक्वल टू A1 cos ऑफ ωt + θ1। तो इसलिए ये जो पॉइंट P1 से जो हमने प्रोजेक्शन नीचे को ड्रा किया, परपेंडिकुलर एक तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा किया, तो इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी, और ये एंगल हमने ωt + θ1 ले लिया। तो इसमें से हमने cos थीटा मतलब cos ऑफ ωt + θ1 निकाला इस राइट एंगल ट्रायंगल से, जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो उससे हमारे पास जो x1 की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हम O से लेकर के N1 तक को x1 मान रहे हैं, तो x1 की वैल्यू हमारे पास आएगी, जो कि पहली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगी। फिर बोलता है कि उसी तरह से हम क्या करते हैं, मान लो P1 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका P2 यहाँ पे पहुँच जाता है, तो हम क्या करते हैं कि इस P2 का जो पोजीशन वेक्टर वो A2 ले लेते हैं, और P2 से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हमारे पास अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, जो कि ON2P2 हमारे पास यहाँ पे बनती है। और इस राइट एंगल से ट्रायंगल से हम cos ऑफ थीटा अगेन निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या होगा, ये पूरा थीटा मतलब एक्स एक्सिस के बीच में और A2 के बीच में, और उसको हम क्या ले रहे हैं, ωt + θ2। इसको हम ले रहे हैं ωt + θ2। तो इस केस में जो
कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा टू हमारे पास होगा, दैट विल बी बेस है ON2 और उसको हम बोलें x2 बटा A2। तो हमारे पास x2 कितना बनेगा, x2 बनेगा A2 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा टू। तो यहाँ पे हमने x2 भी निकाला और x2 भी सेम हुआ A2 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा टू। तो मतलब दूसरी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का जो एक्सप्रेशन होता है, तो ये हम जो ग्राफिकली यहाँ पे देख रहे हैं कि इस यहाँ से भी हम जो दूसरी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। और ये जो एंगल बीटा है, ये बीटा एंगल हम ले लेते हैं, वैसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये बीटा एंगल जो है OP और OP1 के बीच में है। बीटा एंगल इज़ इन बिटवीन OP एंड OP1। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बनी, हम इसको यहाँ पे सेम डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क हुआ कि इसमें जो A2 वेक्टर है और जो P2P लाइन है वो हमने हटा दी है। ये वाला पोर्शन हमने हटा दिया है, मतलब OP2 और P2P, ये दो लाइनें हमने हटा दी और बाकी ये लाइनें हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A और OP1 के बीच में एंगल बीटा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो OP1 यहाँ पे था, उस OP1 को हमने आगे की तरफ इंक्रीज़ किया और फिर हमने P पॉइंट से इस OP1 पे हमने जो है परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन जाती है। एक बनी OQP और दूसरी बनी PP1Q। तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो PQ है और जो P1Q है, इनको हम यहाँ पे निकालते हैं। लेकिन निकालते कैसे हैं, सिंपली हम जो P1P है वो हमारे पास वेक्टर A2 है और इस वेक्टर A2 को हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व कैसे करते हैं, A2 वेक्टर x की तरफ और A2 वेक्टर y की तरफ। हमें पता है कि A2 वेक्टर x की तरफ होता है A2 कॉस ऑफ थीटा और A2 वेक्टर y की तरफ होता है A2 साइन ऑफ थीटा। लेकिन जो इधर को वेक्टर होगा हमारे पास A2 का कंपोनेंट इधर को होगा, वो बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल है। तो इधर को वेक्टर होगा A2 साइन ऑफ थीटा डैश और इधर को वेक्टर है A2 कॉस ऑफ थीटा डैश। तो जो इधर को वेक्टर होगा वो इसके बिल्कुल पैरेलल और बराबर होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो इधर को वेक्टर आएगा वो आपका A2 साइन ऑफ थीटा डैश आएगा। तो इसलिए ये वेक्टर भी हमारे पास A2 साइन ऑफ थीटा डैश बनेगा। रिजॉल्व तो हम क्या करते हैं, एक इधर को एक इधर को, लेकिन जो इधर को रिजॉल्व कर रहे हैं ये वाली साइड भी उसके बिल्कुल पैरेलल है। तो इसलिए ये भी हमारे पास A2 साइन ऑफ थीटा डैश होगा। तो ये दो साइडें हमारे पास यहाँ पे बनी और आगे हम जो है इसको इसी डायग्राम को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर हम बड़े वाली ट्राइंगल लें, मतलब POQ बड़े वाली लें ट्राइंगल, तो हमारे पास जो बेस बनेगा, टोटल बेस कैसे बनेगा, टोटल बेस बनेगा O से लेकर के P1 तक का डिस्टेंस है A1, लेकिन P1 से लेकर Q तक का है A2 कॉस ऑफ थीटा डैश। तो इसलिए बेस टोटल कितना बनेगा, टोटल बेस बनेगा A1 प्लस A2 कॉस ऑफ थीटा डैश। और जो ये दूसरे वाली ट्राइंगल है इसका बेस ही A2 डैश कॉस ऑफ थीटा 2 है। तो बड़े वाली ट्राइंगल को अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हम क्या बोलेंगे, A स्क्वायर विल बी इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो इसलिए A स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, A1 प्लस A2 कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस A2 साइन ऑफ थीटा डैश का स्क्वायर। क्योंकि जो हमारे पास बेस है वो कितना है, A1 प्लस A2 कॉस ऑफ थीटा डैश। तो ये है बेस A1 प्लस A2 कॉस ऑफ थीटा डैश। तो ये पूरा ही बेस बना, तो इसलिए दोनों का सम यहाँ पे ले रहे हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हैं। और ये हमारे पास A है और परपेंडिकुलर है हमारे पास A2 साइन ऑफ थीटा डैश। तो इसलिए हो गया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, जो कि हाइपोटेन्यूज है। तो A स्क्वायर हमारे पास अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस थीटा डैश का स्क्वायर
और ये भी हमारे पास A2 साइन थीटा डैश का स्क्वायर है। तो इनमें A2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा डैश प्लस साइन स्क्वायर थीटा डैश 1 हो जाएगा। तो इसलिए बनेगा क्या, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 कॉस थीटा डैश। तो ये वही है जो एम्पलीट्यूड हमने इससे पिछले वाले आर्टिकल में इक्वेशन से निकाला था कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ थीटा डैश हमारे पास होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।